नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज में। आज की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने चक्रव्यूह की बात जो अपने बजट भाषण के दौरान लोकसभा में कही थी, उसकी वजह से उन पर ईडी की यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी की तैयारी हो रही है। यानी अब वो भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं, इसलिए कि सरकार को वो घेर रहे हैं। उससे पहले भी लगातार निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब ये राहुल गांधी ने बात खुद कही है। और इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, राहुल गांधी ने कहा है कि इस बात की जानकारी उनको ईडी के सोर्सेस से ही पता चली है। यानी ईडी के सोर्सेस के जरिए राहुल गांधी को अब यह बात पता चल रही है कि उन पर छापेमारी की तैयारी है। उसके पहले किस तरह से विपक्षी नेताओं को के यहां छापेमारी हो ही रही थी, लगातार हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सजा भले नहीं हो रही है, कोर्ट में भले ही उस तरह वो आरोप सारे खारिज होते जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए जो जांच एजेंसियों की छापेमारी है, उसकी जद में अब राहुल गांधी भी आ गए हैं, ऐसा उन्होंने खुद दावा किया है। और ये और हैरान करने वाली बात है कि पिछले दिनों जिस तरह से कई विपक्षी नेताओं ने यह आरोप लगाया, जो इस घेरे में है, जो पहले से ही जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं या गिरफ्तार हुए हैं या उनको जमानत मिली है, उनका यह कहना था कि तमाम बड़े नेताओं का दबाव है कि वो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का नाम ले कि वो भी इसमें शामिल हैं। अब राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की तैयारी कर रही है और इसके लिए उस भाषण को आधार बनाया जा रहा, उस आधार उसको नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन वो भाषण है जिसकी वजह से तिलमिलाई सरकार उनके खिलाफ अब जांच एजेंसियों का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। कौन सा वो भाषण है उसको भी हम आपको सुनाएंगे। ईडी जो बजट भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार एक चक्रव्यूह उसने तैयार कर रखा है, उस चक्रव्यूह में महज कुछ लोग हैं और पूरा का पूरा देश जो है उसी चक्रव्यूह के में फंसा हुआ है। उस चक्रव्यूह को घेरे हुए कुछ लोग हैं जो कि अर्थव्यवस्था भी चला रहे हैं, प्रशासन भी चला रहे हैं, शासन भी चला रहे हैं। उस भाषण को हम लोग आपको अभी कुछ देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये आज की बड़ी खबर है और देर रात राहुल गांधी ने इस चीज को, इस बात को अपने जो एक्स हैंडल है, उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी को भी अब जांच एजेंसियों के लपेटे में, उसके दायरे में घेरने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ ये तैयारी हो रही है। और जांच एजेंसियों की जो निष्ठा है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी कार्यशैली है, उसको लेकर के पिछले 10 साल से लगातार सवाल उठ रहे हैं। किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई है, केवल गिरफ्तारियां हो रही हैं, केवल जमानत हो रही है। मामला एक बार आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, या फिर दूसरे बड़े नेता हो। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस मामले में देखते हैं राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, उसको हम पढ़ते हैं। देर रात इन्होंने ये ट्वीट किया कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। डायरेक्टर ईडी को टैग किया है उन्होंने, मेरे लिए चाय और बिस्किट। तो ये राहुल गांधी ने जो ये कहा, और पार्लियामेंट में जब उन्होंने जाति को लेकर के सवाल उठाया गया था अनुराग ठाकुर की ओर से, तब भी उन्होंने कहा कि वो इस तरह की चीजों के, हमलों के अभ्यस्त हो चुके हैं। लगातार उनको हमला उन पर किया जा रहा है क्योंकि वो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते रहते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और ये बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी को जांच एजेंसियां अपने दायरे में या उनको घेरने की कोशिश कर रही हैं निश्चित तौर पर इसके लिए। और राहुल गांधी का ये आरोप भी है कि जो उन्होंने भाषण लोकसभा में चक्रव्यूह वाला दिया था, उसको लेकर के उनको घेरने की तैयारी में है। तो इसके अलावा और क्या इस पर अपडेट है, इसके लिए हम अपने साथी अमलेंदु उपाध्याय जी से बात करेंगे। अमलेंदु जी, बहुत बड़ा मसला है, वो भी अभी जब पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कई नेता जो ऑलरेडी इसके पहले से ही इसमें हैं दायरे में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता दबाव डाल रहे हैं कि आप दूसरों का भी नाम लीजिए, विपक्ष के लोगों का भी। तो ये एक अब राहुल गांधी ने कहा है, उनको ईडी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है, देर रात ये उन्होंने ट्वीट किया है। बहुत ही गंभीर मसला है, और क्या इसमें अपडेट्स हैं?
समीर जी, अपडेट अभी यही है कि देर रात राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जो लिखा वो आपने बता ही दिया कि किस तरीके से ईडी के जो अंदर के सोर्सेज हैं उन्होंने उनको बताया है कि जो उनका 2-in-1 वाला भाषण था चक्रव्यूह वाला, उस पर 2-in-1 को पसंद नहीं आया है और इसलिए उनको घेरने की तैयारी शुरू हो रही है। फिर उन्होंने उसका स्वागत किया कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ, तो बुलाइए मुझे और चाय और बिस्कुट जो है मुझको आप खिलवाइए। मतलब ये उन्होंने किया। अब इससे समझ में आ सकता है समीर जी की सरकार जो है वो चक्रव्यूह वाले बयान से घबरा गई है पूरी तरीके से, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो ईडी का वार होगा और ईडी का वार जो होगा उसको झेलने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। ये उन्होंने आधी मतलब एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ये उन्होंने संकेत दे दिया और खुल करके उसका स्वागत किया। उस समय जब वो वायनाड के दौरे पर हैं, वायनाड में इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर वो वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी थे और उस समय देर रात उनको ये सूचना मिली होगी। उसके बाद ही जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। और इस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अपनी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि ये बेहद जो उनके पास पुख्ता सूचना होगी इस गंभीर मसले पर उन्होंने तभी ट्वीट किया होगा। और ये जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ये सरकार की एक तरह से बौखलाहट है, परेशानी है, वो दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से जो बीजेपी की इस लोकसभा चुनाव में हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जिसको वो कहते थे कि अब ये समाप्त प्राय पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिसको समाजवादी पार्टी का नाम दिया गया समाप्त प्राय पार्टी, और कांग्रेस को तो कांग्रेस मुक्त भारत तो जैसे सपना ही रहा हो भारतीय जनता पार्टी का। शुरू से ही एक उनका एक चर्चित बयान बन चुका था, एक मुहावरा बन चुका था बीजेपी के बड़े नेताओं का। लेकिन जिस तरह से कमबैक किया कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार हुई, उसको लेकर के जो एक परेशानी है, जो एक दिक्कतें हैं, वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। लोकसभा में जब सदन की बैठक पहली बार हुई उस समय राहुल गांधी के भाषण में के बीच में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का लगातार बोलना और हस्तक्षेप करना, वो अपने आप वहीं से उसकी शुरुआत हो गई कि किस तरह से दबाव में है और उस परेशानी को, अपनी उस हार को उसको पच नहीं रही है। जिस पार्टी को वो समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे या सपना सजोए थे, उसने कम बैक किया और इनको हराने में उसने सक्षम रही। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बड़ा जो आरोप है राहुल गांधी का कि ईडी अब उनको फंसाने की तैयारी कर रही है या उन पर अब एक घेरा बनाने की कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है, सबूत ढूंढ रही कि कैसे किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोशिश हुई है। गांधी परिवार को लेकर के, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या और मामले हो, रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, उन तमाम मामलों में यद्यपि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, चार्जशीट तक किसी में नहीं फाइल हुई, लेकिन सम्मन करना, बुलाना और ये जवाब तलब करना, बातचीत करना, ये संदेश देने की कोशिश है कि ये सारे लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं। लेकिन उनके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत जुटा करके अदालत में उसको साबित कर पाना, ये अब तक सफल नहीं हुआ। इन जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पर इसीलिए सवाल उठते हैं, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। और ये जो विपक्ष कहता है कि इनके ऊपर सरकार का दबाव है, निश्चित तौर पर ये सारे मसले ऐसे होते हैं कि जिससे ये बातें पुख्ता हो जाती हैं कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। इनके पास कई बार सबूत होता नहीं है, कोर्ट में कई बार इनको इस तरह से कह लीजिए कि जजों ने एक सख्त लहजे में डांट फटकार लगाई है, बावजूद इसके दबाव नहीं होता तो ये एजेंसियां अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने से ही दांव पर न लगाती। बिल्कुल। और देखिए ये संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से बीजेपी का टूल बनी रही पिछले 10 वर्षों में, और चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा रहा। और अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी इन एजेंसियों को लग रही है। अभी तो एक आदेश आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है किसी भी मामले का, उसके बाद फिर ईडी उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकती, ये भी आ गया। और ईडी को फटकार लगी, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ईडी को फटकार लगी कि भाई आपके पास सबूत क्या है, आपने क्या बरामदगी की है, कोई मनी टेल पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये
ये सारी चीज़ें सामने आई। अब इसको लेकर समीर जी, जो कांग्रेस के सचेतक हैं मणिक्कम टैगोर, उन्होंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया, यानी काम रोको प्रस्ताव दिया है। ईडी और सीबीआई की जो मिसयूज़ हो रहा है उसको लेकर लोकसभा में उन्होंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। तो अब देखते हैं कि ये काम रोको प्रस्ताव स्वीकृत होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना समझा जा सकता है कि आज सदन में काफ़ी ज़्यादा विवाद होगा, चूँकि राहुल गांधी ने आधी रात में ही इसको ट्वीट किया है और ये बताया है। सदन में इसको लेकर बातचीत होगी, चूँकि चक्रव्यूह पर सरकार लगातार घिरी हुई दिख रही है। हमने देखा किस तरीके से चक्रव्यूह से घबरा कर ही अनुराग ठाकुर से वो टिप्पणी करवाई गई, जातिगत टिप्पणी करवाई गई और उसमें भी उलझ गई सरकार। तो अब सरकार को लग रहा है कि ये मामला ज़्यादा हो गया है और SC ST OBC ने राहुल गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी को अपने ऊपर टिप्पणी माना है और मोदी और बीजेपी से ये वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इस तरफ से ध्यान हटाया जाए तो इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए भी ये कार्रवाई की जा सकती है। और ये इस पे स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में। इसके अलावा हम एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी का वो कौन सा भाषण है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इस चक्रव्यूह के भाषण की वजह से मेरे खिलाफ अब ईडी की तैयारी हो रही है कि वो कैसे उनको अपने घेरे में लेती है, कैसे उनके खिलाफ आरोप ढूंढ रही है कि क्या आरोप उनके खिलाफ लगाए जाएं। तो एक बार सुनते हैं लोकसभा में वो कौन सा भाषण है जो राहुल गांधी ने दिया था। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। तो ये चक्रव्यूह का बयान जो राहुल गांधी ने बजट भाषण में जिस तरह से एक वहां पर रखा और सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम किया, घेरने का इस तरह से कि इस चक्रव्यूह में जो सरकार को चलाना, जिस चक्रव्यूह में फंसी हुई उसमें कुछ लोग हैं और पूरा देश उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। राहुल गांधी ने कुछ और भी कहा है इस मामले में, जो जिसको लेकर के अब ईडी तैयारी कर रही है उनके खिलाफ सबूत जुटाने की या कार्रवाई करने की। सुनते हैं वो क्या, कौन सा बयान है उनका। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है,
पद्मव्यूह मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चक्रव्यूह का मुद्दा था। चक्रव्यूह और पद्मव्यूह संबंधी जो बयान था, जो बजट भाषण था राहुल गांधी का, उसमें उन्होंने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की थी और ये बताया था कि मुश्किल से 6 लोग, और उसमें भी मुश्किल से 2-3 लोग इस पूरे व्यवस्था को चला रहे हैं, पूरे देश को एक चक्रव्यूह में घेर रखा है, और उस चक्रव्यूह को जो संचालित करने वाले लोग हैं वो ये हैं। हालांकि उसमें उन्होंने और जो नाम लिए थे उनको बाद में कार्रवाई से हटा भी दिया गया, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को आपत्ति थी कि जो लोग सदन में मौजूद नहीं हैं उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के बहुत एक तरह से तंज भी कसा बाद में राहुल गांधी ने कि जो लोग वास्तव में इस चक्रव्यूह में पूरे देश को फंसाए हुए हैं, आखिर हम उनका नाम ले कैसे। और अक्सर जो कॉरपोरेट का है और सरकार, कॉरपोरेट और सरकार के बीच जो रिश्ते हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार लगाते रहे हैं कि एक कॉरपोरेट्स के भलाई के लिए ये सरकार काम कर रही है। अपने सारे जो भी उसकी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, जो कुछ भी है, उसमें वो हर समय कॉरपोरेट का फायदा दिखाई पड़ता है और देखा जा सकता है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती रही है, खास तौर पर राहुल गांधी। और इस चक्रव्यूह का भी जो जिक्र उन्होंने किया, उसमें भी यही बात थी कि कैसे कुछ लोग, 6 लोग, 5-6 लोग पूरे देश को एक तरह से अपने घेरे में रखे हुए हैं। वही लोग पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राज व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कि जो इस भाषण की वजह से उनके खिलाफ अब जांच एजेंसियों की, खास तौर पर प्रवर्तन निदेशालय की अब भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई है। वो उनके खिलाफ जो है वो सबूत जुटाने लगी है। कैसे कार्रवाई की जाए, राहुल गांधी को जांच एजेंसियों के लपेटे में कैसे लाया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। देर रात अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और उसको लेकर के बड़े हंगामे के आसार हैं। आज लोकसभा में बजट सत्र चल ही रहा है, तमाम मुद्दों पर सरकार पहले ही गिरी है। जैसे कि अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि जो जाति का मुद्दा है उस पर भारतीय जनता पार्टी को इस कदर विपक्ष ने घेर रखा है, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा ध्यान हटाने के लिए भी ये बातें आई हो कि घेरने की तैयारी की जा रही हो, और इस तरह का इनपुट राहुल गांधी को मिला हो तो उन्होंने उसको ट्वीट किया। लेकिन अपने आप में यह गंभीर मसला है और विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों के माध्यम से जो फंसाने के आरोप लगते हैं विपक्ष के, वो नए नहीं हैं, वो लगातार पिछले 10 साल से हो रहे हैं। और इसमें गंभीरता कितनी होती है ये इसी बात से पता चलता है कि जो स्ट्राइक रेट है, इसमें जो कार्रवाई की दर है, यानी इसको अंतिम नतीजे पर ले जाने का जो रेट है वो 0 है। अभी तक किसी को सजा नहीं दिला पाई है, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जो भी जांच एजेंसियां हैं। तो इस मुद्दे पर, और इसी के बीच में यह भी खबर आ रही है कि शेयर मार्केट से भी बड़ी खबर आ रही है कि अचानक खुलते ही उसमें बड़ी गिरावट देखी गई है। अमलेंदु जी, क्या डिटेल है और ऐसा क्यों हो? एक तो लाल उस पे
निशान पे खुला शेयर बाजार और खुलते ही 683 अंक धड़ाम से नीचे गिरा है शेयर बाजार। ज़बरदस्त गिरावट जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। अब ये हो सकता है समीर जी की जो केंद्र सरकार की अस्थिरता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया, तो ये समझा जा सकता है कि अगर ईडी के सोर्सेज राहुल गांधी को ये सूचना दे रहे हैं कि आपके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो सकती है, इसका मतलब कि ईडी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो राहुल गांधी को पहले ही बता दिया जा रहा है कि ईडी की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई होगी चूंकि सरकार का दबाव है। तो ये इसका मतलब ये समझ में आ गया मार्केट को भी कि ये सरकार अस्थिर है और अस्थिर सरकार का समझ में आते ही शेयर बाजार धड़ाम हुआ है क्योंकि और कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। बजट सत्र का भी अभी जो चल रहा है, तो आज शुक्रवार है और ये जो अभी अमलेंदु जी ने बात कही, तो जाहिर तौर पर चूंकि इसी सत्र में कई बार कई नेताओं के माध्यम से सरकार की स्थिरता और अस्थिरता को लेकर के सीधे तौर पर बयान आए हैं। अखिलेश यादव तो 2 बार कह चुके हैं कि यह सरकार रहने वाली नहीं है, जाने वाली सरकार है। और ऐसी स्थिति में जबकि विपक्ष के नेता सदन के खिलाफ ईडी तैयारी कर रही हो, उसके हमलावर रुख को देखते हुए उन्होंने जो बजट को लेकर के बातें कही और कॉरपोरेट्स को के फायदे की बातें कही और जन सामान्य के लिए, आम आदमी के लिए बजट में कुछ ना होने की बातें कही गई है। बजट में जो 2 राज्यों को छोड़कर के बाकी राज्यों के साथ भेदभाव की जो बातें आई हैं, उनको लेकर के ये बातें कही गई। और उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की छापेमारी की खबरें आ रही हो, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की अस्थिरता का एक संकेत हो सकता है। और शायद यही कारण हो कि शेयर बाजार धड़ाम से आ गया। और जैसा आप अमलेंदु जी ने बताया कि वो रेड पॉइंट से, यानी शुरू से ही ऐसी आशंकाएं थी कि शेयर मार्केट में आज क्या स्थिति होने वाली है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि शेयर मार्केट में खुलते ही उसमें गिरावट की खबर ये जल्दी नहीं होती है, बहुत गंभीर स्थितियों में ही होती है। जी बिल्कुल, गंभीर स्थितियों में ही होती है। और जब ये मार्केट समझ लेता है कि अब कोई खतरा है और व्यापार करना ठीक नहीं है, तो बिकवाली शुरू हो जाती है। मतलब लाल निशान पे खुलने का मतलब ये है कि बाजार को आने वाले खतरे समझ में आ गए हैं। तो खतरे समझ में आते हैं तो इसका मतलब लाल निशान पे खुल रहा है मार्केट और फिर वो नीचे धीरे धीरे धड़ाम होता जा रहा है। 700 अंक के आसपास नीचे लुढ़क चुका है और ये लगातार नीचे ही जा रहा है। क्या हो सकता है थोड़ी देर में ये कहीं 1000 2000 के आसपास भी अंक नीचे गिर सकता है। तो ये संभावनाएं, ये मतलब आशंकाएं जताई जा रही हैं अभी समीर। तो ये है अब की बड़ी खबर आज की, ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करने की तैयारी में है, ईडी कार्रवाई करने की तैयारी में है और इसकी जानकारी राहुल गांधी ने खुद दी है। एक बार राहुल गांधी का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने, जिसे देर रात उन्होंने, मुझे लगता है कि 1:30 या 2 बजे शायद वो ट्वीट उन्होंने किया है और लिखा है उसमें कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। डायरेक्टर ईडी को टैग किया है उन्होंने, यानी प्रवर्तन निदेशालय के प्रवर्तन निदेशक को, कि मेरे लिए चाय और बिस्किट, यानी वो तैयार है वहां जाने के लिए। आप बुलाइए, आप उनको सम्मन भेजिए, तैयार है जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसके लिए। और ये जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक बार फिर सवाल के घेरे में है कि किस तरह से सरकार के दबाव में उसको काम करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि उसके पास एविडेंस नहीं होते हैं। कोर्ट में कई मामलों में उसको लताड़ मिल चुकी है, उसको फटकारा गया है, लेकिन वो इस तरह के राजनीतिक मामलों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज करने के लिए वो मजबूर है। ये उनकी मजबूरी भी दिखा रही है और सरकार का दबाव भी दिखा रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद अल्पमत की सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन चीजों से थोड़ा उनको सबक मिलेगा, लेकिन इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और अब सीधे राहुल गांधी के ऊपर अगर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तो यह साफ दिखता है कि वो किस तरह से सरकार के दबाव में। जी बिल्कुल सरकार के दबाव में हो। और इस बीच मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया जिसको हमने बताया था। उस स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा करता है।
303 से 240 सीटों पर अपनी संख्या कम होने और तेलुगु देशम और जनता दल यू के साथ गठबंधन पर निर्भरता के बावजूद सरकार विपक्षी नेताओं को डराने और अनुपालन के लिए मजबूर करने के लिए इन एजेंसियों का तैनात करना जारी रख रही है, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। ये इस नोटिस में कहा गया है, जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, मतलब नोटिस दिया है काम रोको प्रस्ताव मणिक्कम टैगोर ने, उस नोटिस में ये कहा गया है समीर जी। तो आज सदन में इस मसले को लेकर निश्चित तौर पे खूब हमको देखने को मिलेगा बहस वगैरह, और ये भी देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष किस तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करता है, चूंकि विपक्ष अपनी बात उठाएगा, सरकार किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसके बावजूद कि उसको समझ में आ रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। ये जब लंगड़ी सरकार जो है वो इतना ज़्यादा उत्पात मचा सकती है, तो कहीं इसकी पूरी टांगें होती तो कितना उत्पात मचाती। विपक्ष का ये एक तरीके से आरोप है। बिल्कुल। और ये जो जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि उनको ये पुख्ता सूचना ईडी के सोर्सेज से मिली है, ये भी अपने आप में एक बड़ी, और जैसे अभी अमलेदु जी बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट का खुलते ही बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाना और तमाम चीजें, संसद के भीतर जिस तरह से सरकार की स्थिरता और अस्थिरता को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ईडी के सोर्सेज अब विपक्ष के नेताओं को खुद बता रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी को, कि आपके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई लग रही हैं। जो अखिलेश यादव का बयान रहा कि सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी का कहना हो कि कुर्सी की पेटी बांध लो, कुछ बड़ा होने वाला है, और अब शेयर बाजार जी, अब शेयर बाजार गिरना। और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव की राज्यसभा की सदस्य हैं, उनकी भी थोड़ी देर पहले वक्तव्य आया है, उनकी बाइट आई है, और उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा है कि उनको जो सूचना मिली है तो ये सरकार घबराई हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी का भी ये कहना, यानी विपक्ष पूरी तरीके से, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट हो इस सरकार की नाक में दम किए हुए। समीर जी, इस सरकार को रोज ये एहसास करा रहा है कि तुम 240 हो, 303 नहीं हो, इस बात को स्वीकार कर लो, 272 नहीं हो, 240 है, इसको स्वीकार करो। बैसाखियों पर टिके हुए हो, और जातिगत जनगणना के सवाल से जिस तरीके से ये सरकार घबराई, और अब जो अनुराग ठाकुर के जरिए जो हमला कराया गया राहुल गांधी के ऊपर, वो हमला भी ये था कि किसी तरीके से जातिगत जनगणना के सवाल से पिंड छूटे। लेकिन सदन चल रहा है, लगातार विपक्ष उठाएगा उसको, लेकिन वो दांव पड़ गया उल्टा। तो अब किस तरीके से इस दांव से बाहर निकला जाए, ये रास्ता खोजने के लिए अब ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जाएगा, ताकि अब लोग इस पे बात करें कि राहुल गांधी क्या ईडी सीबीआई भेजी जाएगी, तो अब जातिगत जनगणना के सवाल पे बातचीत नहीं हो। लेकिन जैसा राहुल गांधी ने कहा कि मेरा आप अपमान कीजिए, चाहे मुझे प्रताड़ित कीजिए, कुछ कीजिए, अर्जुन का लक्ष्य जो था वो साफ था, उसका की चिड़िया की आंख, मेरा लक्ष्य साफ है, चिड़िया की आंख, जातिगत जनगणना वो हम करा के दिखाएंगे, इसी सदन से करा कर दिखाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि राहुल गांधी की तैयारी पूरी है। आप चाहे ईडी भेजिए, चाहे सीबीआई भेजिए, जातिगत जनगणना के सवाल पे इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटेगा, और इसी सदन से इसको पास कराएगा। सरकार के सामने मुसीबत होगी, चूंकि जातिगत जनगणना के सवाल के पर जब आएगा मामला, तो जेडीयू और तेलुगु देशम दोनों की मजबूरी होगी कि उन्हें इस सवाल पे विपक्ष के साथ जाना होगा। और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत की बात है कि एक तो अल्पमत की सरकार है, और उसको जो बैसाखी का सहारा देने वाली जो दो पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, वो ऐसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ है। चूंकि राहुल गांधी या विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, वो सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आम लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। वो नीट और परीक्षाओं में हुई धांधली का मामला उठाया गया, अग्निवीर योजना का मामला उठाया गया, अग्निपथ योजना का, उसमें अग्निवीरों की समस्याओं को उठाया गया, जिसमें सरकार लगातार अपने ही बयानों में घिरती रही, उलझती रही, और सही जो जानकारी रही या विपक्ष की जो मांग थी कि सही जानकारी दी जाए, उसे देने में नाकाम रही। इन तमाम मुद्दों पर, ये सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जो आम जनता से सरोकार रखते हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, और इन पर अगर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, और जातिगत जनगणना जो कि जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने खुद अपने राज्य में ये कराया है, उस मुद्दे पर वो न कराने की बात कैसे कर सकती है, और उस बात न कराने वालों का समर्थन कैसे कर सकती है, ये उसके लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद है, और सरकार की जो उलझन है, सरकार की जो परेशानी है, वो इसी में है
कि वो कैसे इन चीज़ों से पार पाए और इनका समर्थन लिए बगैर वो चल नहीं सकती है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि बजट में इतना कुछ सिर्फ 2 राज्यों के लिए कर दिया गया, दूसरों के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो आरोप पहले ही झेल रही है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। जातिगत जनगणना का मुद्दा अलग है। जातियों का जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनके अपमान का जिस तरह से अनुराग ठाकुर के बयान को जोड़ करके देखा जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है। अब ये नया मुद्दा आया है कि अब राहुल गांधी को भी, जो सबसे ज्यादा मुखरता के साथ लोकसभा में इन मुद्दों को उठा रहे हैं, अब उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों को लगाया जाए। ये आरोप पहले से लगते रहे हैं। शिवसेना उद्धव की नेता जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी है, अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट किया है। एक बार सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है। और पूरा विपक्ष इस मामले में, जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि एकजुट है, तमाम मामलों में वो एकजुट दिखाई दे रहा है। और विपक्ष की परेशानी, सत्ता पक्ष की परेशानी का एक सबब, बड़ा सबब ये भी है कि वो इस तरह से एकजुट विपक्ष का सामना करने में अपने को नाकाम देख रहा है। और एनडीए गठबंधन में लगातार एक दूसरे से और गठबंधन से निकलने के जो प्रयास दिख रहे हैं वो भी उसको परेशान करने वाले हैं। यही नहीं, अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर किस तरह से, उसके भीतर उथल पुथल मची हुई है, उसको लेकर के भी उसके सामने बड़ी परेशानी है। तो एक बार सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं इस मामले में कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मतलब जो भी उन्होंने कहा, तो ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में। और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। जी, वहीं उद्धव ठाकरे जी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कह रहे हैं जिस दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़े सभी ने उनका साथ छोड़ दिया, जब वो बीजेपी के साथ थे तब उनकी पार्टी लोकसभा में 18 सीटें जीतती थी। मैं तो ये कहूंगी जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ थी उनको 21 सीट मिली थी। और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि अगर शिवसेना के साथ विश्वासघात करोगे तो यानी पूरे महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करना है। 21 से 52 कॉलेज ही 9 पे आ गए हैं। तो थोड़ा आत्मचिंतन खुद करें कि जिनके साथ विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी से और गद्दारी से सरकार बनाते हैं, जनता सक्षम है, जनता समझती है। और इसलिए जनता ने, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना को तोड़ने का कृत्य किया, आज 21 से आप 9 पे हैं। और 21 सीट जो आपको मिली थी वो बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो का इस्तेमाल करते हुए मिली थी। ये अब साबित हो चुका है। तो साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जब जब सरकार डरती है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। और यही विपक्ष का लगातार आरोप है। और अब राहुल गांधी ने बहुत ही एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ ईडी अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में जो चक्रव्यूह के जरिए, चक्रव्यूह और पद्मव्यूह के जिक्र के जरिए जिस तरह से सरकार को घेरा और ये बताया कि सरकार को कैसे 5-6 लोग गवर्न कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को भी, पूरे देश की व्यवस्था को भी, और पूरी सरकार वही चला रहे हैं। लोकसभा संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। एक बार रुख करते हैं लोकसभा का, वहां भी क्या हो रहा है। प्रश्नकाल चल रहा है लोकसभा, राज्यसभा में। एक बार चलते हैं लोकसभा की ओर। प्राइसेस को सील किया जाता है और लगभग इसमें 926 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा डीपीसीओ है, उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है पैरा 19 में, उसके तहत भी हम इसके मार्जिन को कैप करते हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से दवाइयों को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ है। ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन अप्रोच जो है उसमें हम देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स
उसमें भी मार्जिन परसेंटेज 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और लगभग 42 एंटी कैंसर ड्रग्स को भी हमने इसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या, तो लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और इस मामले पर चर्चा की मांग की है कि जिस तरह से जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई, भेदभाव की कार्रवाई कर रही हैं और उसका कोई नतीजा भी निकल नहीं रहा है, उस पर चर्चा की मांग को लेकर के नोटिस दिया है। अब यह देखना है कि स्पीकर उस नोटिस को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। स्पीकर लोकसभा में पिछले कई दिनों में कई नोटिस दिए गए और कुछ एक मामलों में एक से ज्यादा नोटिस दिए गए, जैसे रेल दुर्घटनाओं का मामला हो, चाहे वो सीमाओं पर चीन के अतिक्रमण का मामला हो, एक भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले पर देखना है कि वो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि जो कार्यशैली स्पीकर ओम बिरला की है उसको देखते हुए ये उम्मीद करना बहुत ही ठीक नहीं होगा कि वो दे देंगे। और विपक्ष का आरोप उन पर इसीलिए रहता है कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। वो संसद जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनके साथ उनका व्यवहार कुछ होता है, विपक्ष के सांसदों के साथ कुछ होता है। कुछ एक हम आपको ऐसे विजुअल्स दिखाएंगे भी अभी कुछ देर में कि कैसे सत्ता पक्ष के सांसद हो चाहे मंत्री हो, कई बार तो यह देखने में मिला कि अगर मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसको स्पीकर खुद वो जवाब देने लगते हैं और यानी उनकी बात को पूरा कर देते हैं कि विपक्ष इस पर शोर न बचाए, हंगामा न करे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इस तरह की आपकी कार्यशैली होगी तो विपक्ष उंगली उठाएगा ही, चुप थोड़ी बैठेगा। बिल्कुल विपक्ष उंगली उठाएगा। और यह भी समझा जा सकता है समीर जी कि इसके जरिए जो आपने बताया कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर खुद जो हैं वो मंत्रियों को गाइड करते हैं कि आपको ये जवाब देना चाहिए था, इस तरीके से देना चाहिए था, कि यानी मंत्रिमंडल कितना अक्षम मंत्रिमंडल है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षम हैं उतना ही उनका मंत्रिमंडल भी अक्षम है, क्योंकि स्पीकर को मंत्रियों को ठीक करना पड़ता है कि इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए और इस तरीके से दिया जाना चाहिए। तो ये जो इस सरकार के जो पॉलिसी पैरालिसिस है उसको भी दर्शाता है और किस तरीके से अनुभवहीन सरकार है और किस तरीके से दिशाहीन सरकार है ये भी बताता है। और केवल लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी जो सभापति जगदीप धनखड़ कई बार इस तरह से उन्होंने सरकार मंत्रियों की तरह सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए तो विपक्षी सांसदों ने उसी समय इस बात पर आपत्ति जताई और वो तुरंत फिर डांटने लगते हैं कि आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप विपक्ष को डांटने का और सरकार के पक्ष में काम करने का काम भी नहीं कर सकते हैं, यह भी दायित्व तो नहीं है होता है जो उस आसन पर बैठा हुआ होता है। और इसी को लेकर के लगातार हमलावर रहता है विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के भी, उनकी कार्यशैली को लेकर के और सभापति जगदीप धनखड़ की कार्यशैली को लेकर के भी। तो अब इस मुद्दे पर देखना होगा कि स्पीकर ओम बिरला अनुमति देते हैं काम रोको प्रस्ताव की या नहीं देते हैं। जो मणिकम टैगोर ने ये दिया है, उनको नोटिस दिया हुआ है, एक बार देखते हैं उस ट्वीट को जो उन्होंने नोटिस दिया हुआ है मणिकम टैगोर ने, क्या लिखा है उन्होंने, क्यों वो स्थगन प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं लोकसभा में। तो उसमें उनका यही कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर सरकार के खिलाफ न बोलने का दबाव बनाने की कोशिश करती है, उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए ताकि वो आधिकारिक चर्चा रहे, पूरा देश और दुनिया उसको देखे कि क्या कर रही है सरकार यहां पर विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए, मीडिया को चुप कराने के लिए। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि कैसे एक शीशे के पिंजरे में उन पत्रकारों को जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कवर करते हैं, वहां की सूचनाएं देते हैं, उनको कवर करने वाले पत्रकारों को वहां पर बैठा दिया गया। तो ये हम देख रहे हैं जो मणिकम टैगोर का जो नोटिस है कि उन्होंने इस पर चर्चा के लिए जो नोटिस दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए कैसे उसका सहारा लेती है इन जांच एजेंसियों का। और जो अभी हमने प्रियंका चतुर्वेदी का देखा, उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल वही बातें
ये मणिकम टैगोर की इस नोटिस में भी लिखी हुई हैं कि जब जब सरकार को डर लगता है, विपक्ष की आवाज को दबाने की उसको जरूरत महसूस होती है, वो इस तरह से जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के एक तो मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और दूसरी ओर वो विपक्षी नेताओं पर चुप रहने का, न बोलने का दबाव डालने की कोशिश करती है। कई बार तो इस कोशिश में वो कामयाब हो जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसको नाकामी हासिल होती है। और अब तो उस गिरफ्त में आए हुए कई नेता ये भी कहने लग गए हैं कि जानबूझ करके बीजेपी के बड़े नेता ये दबाव डालते हैं कि किनका किनका नाम आपको लेना है। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि शरद पवार का नाम लेने को कहा गया, दबाव डाला गया कि आप इस जो जांच चल रही है उसमें आप उनका भी नाम लीजिए। तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में अब सरकार को अब फिर से एक उसको लगा कि हम कुछ मामलों को, जो अमलेदु जी कह रहे थे कि जाति वाला मुद्दा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए लाया गया, लेकिन अब इस पर तो और भी ज्यादा वो घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल और ज़्यादा घिरती नजर आ रही है और ये मुद्दे और बढ़ जाएंगे। अब चक्रव्यूह और A1 A2 अब खुल के बातें होने लग जाएंगी। कई चक्रव्यूह होता है, अभी विपक्ष के कई चक्रव्यूह अभी विपक्ष के कई चक्रव्यूह तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात समझिए ये है कि जो चक्रव्यूह था उसमें अभिमन्यु तो 7वें द्वार पे आके मारा गया था, लेकिन ये जो चक्रव्यूह विपक्ष ने तैयार किया है, इसमें जो है ये एक भी दरवाजा सत्ता पक्ष तोड़ नहीं पाएगा। तो सत्ता पक्ष जो है वो पहले दरवाजे पे ही ढेर हो जाएगा कि 7वें तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी जितना निकलने की जुगत करती है उतना फंसती जाती है। अब देखिए, राहुल गांधी के भाषण से बचने के लिए और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे उससे बचने के लिए अनुराग ठाकुर की तरफ से प्रहार कराया गया, एक तरीके से गाली दिलवाई गई, लेकिन वो भी उल्टी आके पड़ गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जब रिपोस्ट कर दिया अपने एक्स हैंडल पे तो वो और बड़ा मुद्दा बन गया। अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये आपकी विचारधारा है, क्या ये आपके विचार थे जो अनुराग ठाकुर इसको प्रकट कर रहे थे, क्या आप भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति इसी घृणा से भरे हुए हैं, क्या आप भी उनकी जाति पूछना इसी तरीके से चाहते हैं, गाली के तौर पे आप पूछना चाहते हैं। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा तो अब प्रधानमंत्री घबराए हुए संसद में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद से चूंकि राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया कि मैं जब सदन में रहूंगा और मैं बोलूंगा तो प्रधानमंत्री गायब रहेंगे, वो नहीं। पूरी कार्यवाही के दौरान उस दिन विपक्ष मांग करता रहा कि सदन में आए और माफी मांगे, सदन में आओ माफी मांगो, और सदन स्थगित भी इसी प्रश्न पर हुआ जब विपक्ष के लोग जो थे वो प्ले कार्ड्स लेकर के वेल में आ गए कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री शर्म करो, कि जब नारे लगने लगे। यानी जो प्रधानमंत्री शर्म करो के नारे लगे तो अब सवाल ये है कि समीर जी इस सरकार में शर्म है भी कि नहीं कि जो शर्म करो के नारे लग रहे हैं। क्योंकि विपक्ष जो नारे लगा रहा है वो तो ये कह रहा है, इस मतलब विपक्ष कहना चाहता है कि बेशर्म सरकार है ये, शर्म करो। जब कहा जा रहा है कि शर्म करो तो इसका मतलब यही तो है ना कि आप बेशर्म है। बेशर्म है तभी तो कहा है कि आप शर्म करो, और अगर आप बेशर्म नहीं होते तो आपसे क्यों कहा जाता कि शर्म करो, पहले आपको खुद ही शर्म आ जाती। तो आप बेशर्म है, तो विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की कि ये बेशर्म सरकार है। यानी ये पूरी प्रधानमंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर तक सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये विपक्ष ने समझा दिया। तो अब इसको लेकर समीर जी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पाएगी, इसमें और फंसती चली जाएगी। क्योंकि जातिगत जनगणना का सवाल ऐसा सवाल है कि ये अब इस सरकार के गले की हड्डी बन गया है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कराते हैं तो उनका जो कोर वोटर है और उनकी वैचारिकी है वो हारती है, नहीं कराते हैं तो जो सबसे बड़ा वर्ग है वो जो है फिर बीजेपी के खिलाफ हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी की जान जो है वो सांसद में फंसी हुई है और अपने ही कई इस जाल में वो फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अनुराग ठाकुर का अमलेदु जी, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया होता और ये बात नहीं कही होती तो इस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्ष हमलावर नहीं होता। लेकिन उन्होंने खुद ही जो है वो कहते नहीं कि बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया, और ऐसे कई चीजों में उनको लगा कि अब इस मुद्दे को हम डाइवर्ट करके अब ले आएंगे ये चीजें करने की तैयारी में। तो ये भी भूल गए कि अब आप जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। उन एजेंसियों पर अब आपका इतना नियंत्रण शायद नहीं रहेगा जितना कि पिछले 10 साल में रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का यह कहना कि उनको ईडी के सोर्सेस से यह जानकारी मिल रही है, यह भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है, जो सरकार की स्थिरता को लेकर के विपक्ष संदेह पैदा कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि राहुल गांधी ने रात को 1:52 पे ये ट्वीट किया है। हाँ। यानी आधी रात जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले की, जो एकदम बिल्कुल ऐसी रात होती है, वो समय होता है कि जब आप बिल्कुल गहन निद्रा में होते हैं, सबसे अच्छी नींद
जो है वो उसी समय की कही जाती है, मध्य रात्रि की। उस समय आप बहुत तगड़ी नींद में होते हैं, पूरा मस्तिष्क आपका आराम में होता है। ऐसे समय राहुल गांधी अगर ट्वीट करके बता रहे हैं, इसका मतलब उसी समय उनको ईडी के किसी सोर्स से कोई जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी मिली है, तभी आधी रात में वो कर रहे हैं। और क्या ट्वीट कर रहे हैं कि लगता है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण रास नहीं आया। इंडिया ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक रेड की योजना बन रही है। मैं खुली बाहों से उनका स्वागत करता हूं। डायरेक्टर ईडी, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। हाँ। तो चाय बिस्किट मेरी तरफ से। ये समीर जी, ये चाय बिस्किट जो है, इस चाय बिस्किट की वजह से ये एक नेता जो है कांग्रेस का, वो रूठ के चला गया था, वो मुख्यमंत्री बन गया है, क्योंकि उसका कहना था कि राहुल गांधी ने बिस्कुट उसको नहीं दिए, किसी और प्राणी को बिस्कुट दे दिए थे। तो ये बिस्कुट बड़ी खतरनाक चीज़ है। राहुल गांधी यहाँ बिस्कुट नहीं आए हैं, बिस्कुट की वजह से तो बड़ा काम खराब हो जाते हैं। और ये जिस तरह से हम अमलेंदु जी देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो, चाहे वो ये अभिषेक बनर्जी का जो भाषण रहा हो, और अखिलेश यादव तो लगातार ये इस तरह से कर रहे हैं, ये जो तंज कर रहे हैं और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको बताते हुए और उस पर तंज कसते हुए जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे होता नहीं कि सरकार एक तो तमाम चीजों से वैसे घिरी हुई है, जिन सहयोगी दलों का उसको समर्थन लेना पड़ रहा है उनको तुष्ट करने में लगी। लोकसभा चल दिया जाए, ओम बिरला साहब कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। एक बार हम लोग रुक करते हैं लोकसभा का और देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, चूंकि वहां प्रश्नकाल चल रहा है, तो चलते हैं लोकसभा की ओर। Health coverage to 50 crore people. Sir, there has been instance reported where hospitals have experienced delay in reimbursement of claims. This is in turn has led to the hospital refusing to accept the patient. Has the government noticed the issue for delay? And if so, what steps have the government taken to avoid the delay for in reimbursement? माननीय मंत्री जी। सर, आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस प्रोग्राम है जो मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया। हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बेस है जिसमें बॉटम 40% लोगों को हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमने जो बेनिफिशियरी बेस आइडेंटिफाई किया था उसमें बहुत सारे राज्यों ने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहे थे उसके भी जो बेनिफिशियरीज थे उनको भी कन्वर्ज किया, जहां तक सेक्ट डेटा के अनुरूप आइडेंटिफाई। तो राहुल गांधी का बड़ा आरोप है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, और उनका यह दावा है कि यह जानकारी उन्हें ईडी के सोर्सेस के जरिए ही मिली है। तो और विपक्ष ने लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने इसके खिलाफ एक नोटिस भी दिया है, काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वो स्वीकार होता है कि नहीं, उस पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी जांच एजेंसियां पहले से ही विपक्ष के आरोपों का निशाना है। विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है, अब एक बार फिर से उस पर सवाल उठ रहा है। यही नहीं, पिछले 10 साल से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए या उन पर अपने समर्थन में अपने साथ आने के लिए, दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। और इन्हीं के लिए नहीं, जो सहयोगी दल है वो बाहर न जाने पाए या उनके साथ जो तमाम राजनीतिक जो समझौते करते हैं, सीटों का समझौता होता है, उनमें भी कई बार ये दबाव उनका काम में आता है, ऐसा आरोप लगता है। तो ये जो जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल इन जांच एजेंसियों का करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है, सरकार पर, वो एक बार इस बात से और पुख्ता होता दिख रहा है। राहुल गांधी ने और दूसरे जो विपक्षी नेता हैं उन लोगों ने चुनाव के दौरान भी इन मामलों को उठाया, और पहले तो एक संदेश देने की कोशिश रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की, सीधे तौर पर कह दिया जाता था चूंकि अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज है, उसको किसी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट से उसको जमानत मिली, तो ये एक प्रचलित मुहावरा होता था जिसको कि ट्रोल आर्मी उसको लेकर के पूरा एक कैंपेन चलाती थी कि ये सारे जमानत पर रिहा हुए लोग हैं।
और ये साफ होता था कि ये जमानत, इनको जमानत कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी, इनके खिलाफ क्यों दर्ज की गई और जो रिपोर्ट्स हैं वो क्यों दर्ज की गई, इसको लेकर के पहले हमलावर होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी ये समझने लगे हैं, जनता ये समझने लगी है कि ऐसा क्यों होता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें उठती रही। चुनावी भाषणों में राहुल गांधी ने भी कहा कि उनको भी किस तरह से जांच एजेंसियों ने घेरे में लेने की कोशिश की। राहुल गांधी का एक भाषण की एक क्लिप हम सुनाते हैं जिसमें उन्होंने खुद को एक तरह से कहिए कि परेशान करने की बात तो खैर उन्होंने कभी नहीं कही और हमेशा ही कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और जब भी आपको बुलाना हो बुलाइए, चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कैसे उस जाल में फंसाने की कोशिश हर एक विपक्षी नेता को होती है। तो सुनते हैं उस भाषण की एक क्लिप छोटी सी जिसमें उन्होंने जांच एजेंसियों को घेरा है। नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही होगा, क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। तो ये राहुल गांधी का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि 55 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, इंट्रोगेट किया गया कि इस मामले में ईडी ने, और वो बता रहे हैं कि क्या बातें उनसे कही गई। और अब भी जो उनका ये ट्वीट है कि वो तैयार है उसके लिए, तो ये और उस जिस तरह से उन्होंने उसका पूरे मामले को बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हर एक नेता के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने आप में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को कितना मजबूत कर रहा है, जिसका हम दावा करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये सारी चीज़ें बीजेपी की सरकार कर रही है और इसमें वो याद दिलाना चाहती है लोगों को कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, वो उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहती है। और संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की जिस तरह की व्यवस्था की गई है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, वो ये दिखा रहा है। और वही बात राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं। और ये जो उनका एक बिल्कुल मध्य रात्रि का ट्वीट है, लगभग 2 बजे रात का, अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, ये दिखा रहा है कि किस तरह से
उनके पास ये सूचना आ रही है और ये 2 दिन से वहां पर वायनाड के दौरे पर जहां इतना बड़ा हादसा हुआ है, कल सारे दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही वहां पर रहे, मिलते रहे। आज भी उनका कार्यक्रम वहां पर लोगों से जो पीड़ित हैं उस हादसे के, उनसे मिलने का कार्यक्रम है। 300 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो गई है और लगातार अभी भी मौसम खराब है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें वहां मिल रहे थे। और उस दौरे के दौरान उनको 2 बजे जब खबर मिली होगी, उन्होंने इस बात को ट्वीट किया और यह बताया है साफ तौर पर कि यह जानकारी उन्हें ईडी के सोर्सेस से मिल रही है। यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और बिल्कुल एक मेंशन करने वाली बात है कि ईडी के सोर्सेस अब उनको जानकारी इतनी देर में दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो ईडी के सोर्स ने यह जानकारी दी भी होगी, उनको ये तभी पता चला होगा और दिया उन्होंने, और कैसे रात दिन इस चीज पर कि विपक्षी नेताओं को कैसे घेरना है उस पर काम चल रहा है, यह भी दिखा रहा है। अब समीर जी, अगर मोदी जी समझदार होंगे और अच्छे राजनीतिज्ञ होंगे तो उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए कि आपकी सरकार में बहुत तगड़ी सेंध लग चुकी है। चूंकि अब मशीनरी जो है, जो आपके कब्जे में होती थी वो आपके कब्जे में अब नहीं है। वो मशीनरी यहाँ से सूचनाएं अब दूसरी जगह भी पहुँचा रही है। आपकी तरफ से दबाव डाला गया होगा, ये किसी अफसर को कहा गया होगा, किसने भी कहा हो, जो भी हो, चाहे गृहमंत्री की तरफ से कहा गया हो, किसी की तरफ से भी कहा गया हो कि राहुल गांधी को घेरना है, ये तैयारी करनी है। वो तैयारी बाद में होती, उससे पहले वो सूचना राहुल गांधी के पास पहुँच गई। यानी कि अब आपकी चीज़ें जो आप करेंगे वो सारी चीज़ें विपक्ष के पास वो होने से पहले ही पहुंच जाएंगी। तो अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सतर्क होने का समय है कि 2014 2019 के जो अच्छे दिन थे आपके, वो समाप्त हो चुके हैं। ये उल्टे दिन शुरू हो गए हैं आपके। कुछ ही दिनों की ये सरकार मेहमान है। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है, ममता बनर्जी ने कहा कि ये अस्थिर सरकार है, लालू प्रसाद यादव ने कहा अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अगस्त महीना चल रहा है समीर जी। तो ये अब समझ लेना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को कि आप जो अब रणनीति बनाना चाहते थे, जिस ईडी सीबीआई के दम पे आप चाणक्य बने हुए थे, वो आपकी चाणक्यगिरी है, ईडी सीबीआई ही निकाल रहे हैं। अगर आपकी सूचना राहुल गांधी के पास पहुंच जा रही है और आधी रात में ये सूचना पहुंच जा रही है कि आप इस तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं, A1 A2 और चक्रव्यूह से आप इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं राहुल गांधी के बयान से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी सरकार में किस तरीके से सेंध लग चुकी है। आप नाम के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रह गए हैं। अब आपकी चीज़ें जो हैं आपके काया नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। मतलब वो अच्छे दिन नहीं रहे हैं कि आप तय कर दे रहे हैं कि किस राज्य का कौन राज्यपाल बनेगा, राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए का कौन बनेगा, और उसके अलावा कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, जो कि तय होता है विधायक दल की बैठक में तय होता है। लेकिन वो जहां से तय होता था और इसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगती थी, और जब भी हमेशा ये नया नाम आया। लेकिन अब इतनी बड़ी खबर अगर वो उसी तंत्र के भीतर से निकल करके और उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई होने की तैयारी हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और एक अलर्ट करने वाली स्थिति है सरकार को भी, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है और गंभीर है कि अगर लोकसभा में सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है तो उसकी आवाज को, उस व्यक्ति की, उस सांसद की, कितना भी बड़ा नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी इन एजेंसियों के माध्यम से। पिछले 10 साल से इस सरकार पर लगातार ये आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब इन आरोपों को और मजबूती मिल रही है जिस तरह से राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है। एक बार उनके ट्वीट पर हम फिर से नजर डालते हैं कि क्या लिखा है राहुल गांधी ने। और बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो उन्होंने लिखा है कि ईडी के सोर्सेस से उनको देर रात ये जानकारी मिल रही है कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं डायरेक्टर ईडी, मेरे लिए चाय और बिस्किट। तो चाय और बिस्किट का इंतजाम वो खुद करने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण बात इस ट्वीट में ये है, एक तो इसकी टाइमिंग, जिस समय एक ट्वीट उन्होंने, यानी एक्स जो ट्विटर हैंडल है, पहले उसका नाम ट्विटर था, अब एक्स हो गया, हम लोगों के मुंह से बार बार ट्विटर ही निकलता है, तो उस एक्स का जो उनका अपना हैंडल है उस पर उन्होंने ये बात लिखी है। और इसमें वो साफ तौर पर, एक तो इसकी टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण है, लगभग 2 बजे रात में उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद लिख रहे हैं कि
ईडी के अंदरूनी सूत्रों से ही उनको ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर के संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बजट को लेकर के विपक्ष हमलावर है सरकार पर। उसके अलावा बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी की जाति को लेकर के सवाल उठाया और उस पर अखिलेश यादव की नाराजगी और विपक्ष की एकजुटता, और विपक्ष ने जिस तरह से उस पर अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने की बात की है। प्रधानमंत्री से इसलिए माफी मांग रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के उस भाषण को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, जिसको लेकर के सब विपक्ष हमलावर है। उसके बाद अब एक और नया मुद्दा आ गया है, यानी राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी घेरने की तैयारी में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। तो इन सारे मुद्दों पर मणिकम टैगोर ने, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक नोटिस भी दिया है स्थगन प्रस्ताव का। इस नोटिस पर क्या संज्ञान लेते हैं स्पीकर ओम बिरला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस पर चर्चा नहीं कराते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो चुप नहीं रहेगा और विपक्ष चर्चा की मांग को लेकर के अड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल, और समझिए ये गंभीर मसला है, चूंकि एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, काम रोको प्रस्ताव दिया गया है और विपक्ष इस पर हर हाल में चर्चा कराना चाहेगा। इसको लेकर गतिरोध पैदा हो सकता है सदन के अंदर, चूंकि स्पीकर साहब का जो अब तक का रुख देखने को मिला है वो किसी भी मसले पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं, सबको अस्वीकृत कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इसको देते हैं कि स्वीकृति नहीं देते हैं, और अगर स्वीकृति नहीं देते हैं तब विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है, वॉकआउट करता है कि वो सदन में गतिरोध पैदा करता है, सत्ता पक्ष क्या उस पर रिएक्ट करता है, ये देखना होगा। अभी तक तो प्रश्नकाल चल रहा है, थोड़ा सा बीच में जरूर कुछ हॉट टॉक सी हुई थी ओम बिरला साहब की, लेकिन फिर वो मामला शायद शांत हुआ। जब तक हम लोग पहुंचे तब तक वो शांति हो चुकी थी, ओम बिरला साहब शांत हो चुके थे। तो अब आगे देखना है कि वहाँ क्या क्या चलता है। इसी तरह की राज्यसभा में भी कार्रवाई चल रही है, वहाँ भी हम लोग चलेंगे, वहाँ भी प्रश्नकाल चल रहा है, दोनों जगह प्रश्नकाल ही चल रहा है। अभी 12 बजे तक प्रश्नकाल है, उसके बाद शून्यकाल जब शुरू होगा तब वो उस पर बात आएगी जो मणिकम टैगोर ने नोटिस दिया है काम रोको प्रस्ताव का। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, राज्यसभा भी चलेंगे, पहले लोकसभा चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है इस समय। लेने का विचार कर रही है क्या? और इसके साथ मेहसाना नॉर्थ गुजरात का एक बड़ा शहर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ एक CGHS केंद्र खोला जाएगा। ये प्रश्न तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा हुआ है और गुजरात राज्य में राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है। बहुत अच्छा उसका वो आगे बढ़ रहा है और उसको कंसोलिडेट करके ठीक किया जा सके ताकि रीजनल इम्बैलेंस को रोका जा सके और गुजरात के लोग उसकी सेवा ले सके, इसके लिए है। जहाँ तक CGHS का सवाल उन्होंने किया है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। एप्लीकेशन देंगे, हम उसको एड्रेस उसका व्यू लेकर के उस पर विचार कर सकते हैं। श्री ए राजा। Due respect to the Honorable Minister and the government, I am highly disappointed to see the answers given by the Minister. Sir, aims for Madurai in Tamil Nadu was announced way back 4 years back with the assistance of the external fund from the Japan government. In spite of the announcement, no allocation has been made, no. तो प्रश्नकाल लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है। नोटिस दिया गया है, जो राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और ये जानकारी उन्हें ईडी के ही सोर्सेस से मिली है। इसको लेकर के लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस दिया है और इस पर नोटिस का क्या उस पर रिएक्ट करते हैं, किस तरह से क्या संज्ञान लेते हैं ओम बिरला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसे लेकर जो नोटिस दिया गया है उस पर संसद में आज हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं, गतिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप आज का नहीं है, अभी का नहीं है, पिछले 10 साल से चल रहा है और बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभियुक्त होते हैं, जिनके खिलाफ मामले चल रहे होते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि आप दूसरे बड़े नेताओं का भी नाम लीजिए। इसमें महाराष्ट्र के कई नेताओं ने इस तरह की बात की है। तो अब ये पूरे मुद्दे पर सरकार जिस तरह से घिरी हुई है और अब किसी से ये छिपा भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा बार बार उठा, तमाम नेताओं ने उठा। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राहुल गांधी ने खुद इस तरह से इस मुद्दे को कैसे उठाया और बताया उन्होंने कि उनके साथ भी 55 घंटे तक उनके साथ इस पर पूछताछ की गई है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार जब
उसके पास पूर्ण बहुमत था तो इन एजेंसियों पर वो किस तरह से दबाव डाला करती थी, और अभी भी अगर वो डालने की कोशिश कर रही है तो उसको किस तरह से इन एजेंसियों का अब रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस तरह से जो एजेंसियों के भीतर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो विपक्षी नेताओं को ये बता रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अपने आप में ये बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि मीडिया में ये सारी चीज़ें अक्सर आ जाया करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से जिस तरह से तमाम जगहों पर मीडिया को जाने की पाबंदी लगाई गई है, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की, तमाम राज्यों की, वहाँ उसकी प्रोसीडिंग को कवर करने पर जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उससे बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन अब ये एजेंसियां खुद ही विपक्षी नेताओं को अगर ये न्यूज़ पहुंचा रही हैं, खबरें पहुंचा रही हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो अपने आप में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी गंभीर बात है। गंभीर बात तो ये देश के लिए है ही, और इन एजेंसियों के लिए भी है, और पूरे की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये गंभीर बात सरकार के लिए है, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए। बिल्कुल, दोनों को अब विचार करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से, मतलब आप समझिए कि जो चाणक्य कहे जाते थे, उन चाणक्यगिरी एजेंसियां निकाल दे रही हैं कि आपकी सूचना पहले ही विपक्ष को दे दी कि आप क्या योजना बना रहे हैं। A1 A2 और चक्रव्यूह से आप इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आप घबरा करके इस तरीके की कार्रवाई करने जा रहे हैं। ईडी के जरिए आप राहुल गांधी पे हमला कराएंगे, और राहुल गांधी उसके लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। तो ये चाय और बिस्कुट जो है वो ईडी के डायरेक्टर को नहीं, क्या राहुल गांधी चाय और बिस्कुट जो है वो किसी और को दिखा रहे हैं कि चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि राहुल गांधी से आप ईडी और सीबीआई के जरिए नहीं निपट सकते, ये समझना चाहिए। असल में संकट क्या है समीर जी कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना अमित शाह, दोनों राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं हैं। आप सरकार में भले ही आ गए हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भले ही आप रह लिए, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं है, क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है वो एक पुलिस के दरोगा की तरीके से है, जो आप जिस तरीके से काम करते हैं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ता है। राहुल गांधी अगर कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको उसके जवाब राजनीतिक तरीके से देने होंगे। जातिगत जनगणना की काट आपके पास क्या है, आपको जवाब उससे देना होगा। ईडी और सीबीआई राजनीतिक जवाब नहीं हो सकते, जातिगत जनगणना के जवाब नहीं हो सकते। आप अगर ये सोचते हो कि इसके जरिए आप ध्यान भटका लेंगे तो ध्यान नहीं भटका, चूंकि राहुल गांधी कह चुके कि चिड़िया की आंख जो है मुझको वो दिखाई दे रही है। और आप एक मुद्दे से ध्यान भटकाओगे, दूसरा मुद्दा फिर आपको घेर लेगा। पिछले 10 दिन के भीतर हम देख रहे हैं कि 3-3 मुद्दों पर गिर गई है सरकार। नहीं, 3-3 मुद्दों पर गिर गई है, वो मुद्दे आपने तैयार कर दिया, आप ही ने तैयार कर दिए वो मुद्दे। आप जो एक मुद्दे से भटकाने के लिए ध्यान आपने दूसरा मुद्दा उछाला और मालूम पड़ा उसमें आप उल्टा फंस गए, और फिर तीसरा मुद्दा तैयार कर लिया आपने। तो आप एक मुद्दे से निकल नहीं पा रहे हैं, खुद ही आप 3 मुद्दे बनाते चले जा रहे हैं अपने लिए, तो उलझते आप चले जा रहे हैं। मतलब आप जितना राहुल गांधी को या इंडिया गठबंधन को उलझाने की कोशिश करते हैं, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी नहीं उलझते, बल्कि उलझ सरकार जाती है। और ये स्थिति पैदा हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री, वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपनी राजनीतिक जो कार्यप्रणाली है उस पर विचार करना है, अपनी राजनीतिक कुशलता जो है उसको ठीक करना है। आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक कौशल अपने अंदर विकसित करने, ताकि आप राजनीतिक सवालों के जवाब राजनीतिक तरीके से दे पाएं, जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं, अक्षम साबित हुए। अब राहुल गांधी उस दिन सदन में खड़े हुए समीर जी, जब वो बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री जब बीच में खड़े हुए, हिंदू वाला मसला जो उठा था, हिंसक वाला, किस तरीके से राहुल गांधी ने 1 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा एजेंडा हवा कर दिया। तो ये राजनीतिक चातुर्य है। कह दिया कि भाई हिंदू केवल बीजेपी और आरएसएस का ही व्यक्ति हिंदू नहीं है। हाँ, नहीं, और आप ठेकेदार नहीं है, नहीं थे। हाँ, तो आप जो ठेकेदारी लेने के लिए खड़े हुए थे, आपकी ठेकेदारी राहुल गांधी ने छीन ली, और आप जो खाली हाथ खड़े रह गए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को अब ये देखना पड़ेगा कि ये 2014 और 19 नहीं है, 24 है। पहली बार जिंदगी में आपको मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 23-24 साल आपके बहुत मौज के गुजरे हैं। अब आपको जो है सही में समझ में आएगा कि राजनीति क्या होती है, विपक्ष इतना मजबूत है। ईडी सीबीआई भी आपके कब्जे में अब उस तरीके से नहीं है, चूंकि आप कुछ बताते हैं कुछ करने के लिए, वहाँ सूचनाएं पहले लीक हो जा रही हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही मालूम पड़ता है कि पेपर भी लीक हो रहे हैं, वो संसद भी लीक हो रही है, और मालूम पड़ा कि आप ईडी सीबीआई से जो कराना चाहते हैं वो भी लीक हो जा रहा है। इधर जो
विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो पूरी तरह से एकजुट दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ आपका एनडीए गठबंधन है, वहां पर तो दरार दिख ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार दिख रही है। अभी हम लोग अमलेंदु जी जो कल इस मुद्दे पर एक चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे नजूल भूमि को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी तक ये देखने में आ रहा था कि केवल ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर दो फ्रंट खुले हुए हैं, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और दूसरा है केशव प्रसाद मौर्य का जो डिप्टी सीएम है। लेकिन अब वहां दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो खुलेआम विधानसभा के भीतर और विधान परिषद के भीतर अपनी सरकार के विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में तो नजूल भूमि से संबंधित जो विधेयक था वो पारित हो गया, लेकिन विधान परिषद में उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा, जो मांग विधानसभा में उनके अपने में विधायक कर रहे थे, जो उनके अपने विधायक कर रहे थे। और समीर जी, विधान परिषद में तो ह्यूज मेजोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर सरकार को अपना बिल विधान परिषद में भेजना पड़ जाए प्रवर समिति को, इसका मतलब कि आप विधान परिषद में अल्पमत में आ गए, जबकि आपका वहां बहुमत है। तो एक तरीके से देखा जाए ये सरकार की बहुत बड़ी हार है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब किस स्तर पर चीजें शुरू हो गई हैं। यानी दिल्ली जो था वो लखनऊ को घेरने की कोशिश कर रहा था, और घेरने की स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सरकार अपना ही विधेयक जो है वो विधानसभा में किसी तरीके से पास करवा पाती है। भाजपा के विधायक ही उसका सदन में खड़े होकर विरोध करते हैं, विपक्ष उनका साथ देता है। वो तो ये कहिए कि विपक्ष ने उसमें मत विभाजन की मांग की होती तो गिर जाता प्रस्ताव विधानसभा में, और किस तरीके से फिर सरकार की जो थी वो एक तरीके से कहा जाए बेइज्जती होती कि विधानसभा में आपका प्रस्ताव, आपका विधेयक गिर गया। और जो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उनको खड़ा होकर के कहना पड़ता है विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से कि भाई जो विधेयक पहले उसको पढ़ लीजिए। और वो विधायक जो है वो कह रहे हैं हमने पढ़ा हुआ, वो बता रहे हैं उसकी खामियां, और बता रहे हैं कि ये बुलडोजर जो है एक तरीके से बुलडोजर की राजनीति अब नहीं चलेगी। ये आपका विधायक समझा रहा है, बिल्कुल विधानसभा में खड़ा होकर आपका विधायक समझा रहा है कि लोगों के मकान गिराने की राजनीति नहीं चलेगी, चूंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सबको मकान देंगे, और आप मकान गिराने की राजनीति तोड़ रहे हैं, आप तोड़ भी नहीं गिराए। और ये विधेयक माना ये जा रहा है कि बहुत सारे जो शहरी इलाके हैं वहां बहुत लोगों को अपनी जमीन से, पुश्तैनी मकानों से बेदखल होना पड़ेगा। जी, यही विधेयक लेके आया जा रहा है कि आप 100 साल से 150 साल से अगर किसी जमीन पे रह रहे हैं, उसके कागज नहीं है, तो ये मान लिया जाता था कि आप 100 साल से 150 साल से रह रहे हैं, तो कागज हो या नहीं वो जमीन आपकी है। और समीर जी, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद खासतौर से इंदिरा गांधी के समय में जो पट्टे वगैरह दिए गए थे वो भी ऐसी तरीके से दिए गए थे कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको पट्टे दिए गए, दलितों को पट्टे दिए गए। तो ये क्या थे पट्टे? उन पट्टों के भी कोई कागज थोड़ी है, सरकारी ज़मीन है, नजूल की ज़मीन है, वही सब बांटी गई थी। तो अब आप उसको बताएंगे कि इसके कागज लेकर आओ तो वो पट्टे भी निरस्त होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए षड्यंत्र के तौर पर इसको नागरिकों के खिलाफ देखा, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही इसका विरोध किया, और वहाँ जाके ये विधेयक विधान परिषद में भेजना पड़ता है। अगर ये विधान परिषद में गिर गया तो सरकार की किरकिरी होगी, और अपने ही विधायकों के विरोध को देखते हुए, प्रतिरोध को देखते हुए सरकार ने उसको फिलहाल प्रवर समिति को भेज दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने भीतर के, उसके भीतर उथल पुथल मची हुई है, जिस तरह से सहयोगी दलों की एक अदावत उसके साथ अब दिखाई देने लगी है, खुलकर दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और वहां पर एकदम पार्टी के भीतर और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में उथल पुथल मची है। राहुल गांधी का ये जो आरोप है, इन सारी परेशानियों के बीच एक तरह से एक कह लीजिए कि इसको एक बौखलाहट के रूप में देखा जा सकता है कि अगर वास्तव में राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, और ये निश्चित तौर पर पुख्ता जानकारी राहुल गांधी के पास आई होगी, तभी उन्होंने देर रात करीब 2 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उनके खिलाफ तैयारी की जा रही है, और इसकी जानकारी उनको ईडी के सोर्सेज नहीं दी है। विपक्ष हमलावर है, इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। मणिकम टैगोर की ओर से कांग्रेस नेता हैं, और जो दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं इस मामले में बड़े गंभीर हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्य प्रणाली है वो इसी तरह से है कि जब उनको किसी को चुप कराना होता है या जब वो संकट में पड़ते हैं तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगा देते हैं।
हैं। तो ये एक बार हम सुनते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा और विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। निश्चित तौर पर अब ये एक और मुद्दा बन गया है जो सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों के भीतर बजट पर सरकार घिरी ही थी कि वो सिर्फ 2 राज्यों के लिए काम कर रही है, उन राज्यों के लिए जो उसको बैसाखी प्रदान किए हुए हैं, जो उसको एक सहारा दिए हुए हैं, और दूसरे राज्यों की अनदेखी कर रही है। जाति के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सरकार को विपक्ष घेर रहा है और अब ये एक नया मुद्दा आ गया है जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है इस मामले में। ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। जी, वहीं उद्धव ठाकरे जो कि अध्यक्ष, सभी ने उनका साथ दिया। मैं तो ये कहूंगी, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ थी उनको 21 सीट मिली थी, और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि अगर शिवसेना के साथ विश्वासघात करोगे तो यानी पूरे महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करना है। 21 से 52 कॉलेज ही 9 पे आ गए हैं। तो थोड़ा आत्मचिंतन खुद करें कि जिनके साथ विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी से और गद्दारी से सरकार बनाते हैं, जनता सक्षम है, जनता समझती है, और इसलिए जनता ने, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना को तोड़ने का कृत्य किया, आज 21 से आप 9 पे हैं। और 21 सीट जो आपको मिली थी वो बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो का इस्तेमाल करते हुए मिली थी। ये अब साबित हो चुका है। तो प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद हैं, उनका आरोप है कि सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। लगातार वो विपक्ष के नेताओं को किस तरह से सिलेक्टिव रूप में निशाना बना रही है, जानबूझ करके और चुन चुन करके एक एक नेता को निशाना बना रही है। लेकिन उन्हीं में से जब कोई नेता या किसी भी पार्टी के लोग उनके साथ आ जाते हैं तो उनको क्लीन चिट भी मिल जा रही है। इससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह से राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये एजेंसियां काम कर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि इन एजेंसियों को कहीं न कहीं से दिशा निर्देश मिल रहे हैं और वो सरकार की ओर से मिल रहे हैं। ये आरोप है प्रियंका चतुर्वेदी के शिवसेना सांसद हैं। राहुल गांधी ने अब ये आरोप लगाया है और ये आशंका जताई है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। किस मुद्दे पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, किस मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश हो रही है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उन्होंने लोकसभा में बजट भाषण के दौरान चक्रव्यूह, पद्मव्यूह वाले भाषण का जिक्र वाला दिया था, उसी की वजह से अब उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की तैयारी हो रही है, योजना बन रही है। लेकिन ये योजना अमल में आने से पहले ही लीक हो गई और खुद राहुल गांधी को ही लीक कर दी गई उसी एजेंसी के लोगों ने, जो एजेंसी कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो एक बार हम राहुल गांधी का वो भाषण सुनते हैं जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, और उनका जो आरोप है कि इसी भाषण की वजह से ईडी को अब उनके पीछे लगाया जा रहा है। तो राहुल गांधी का भाषण सुनते हैं, चक्रव्यूह वाला। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन।
वो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मुद्दा था जिस पर चक्रव्यूह का भाषण। और एक बार रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां इस समय कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। সাংসদ ও মন্ত্রীরা যেভাবে নতুন করে বারবার বাংলা ভাগের জন্য সোচ্চার হচ্ছেন, তার তীব্র বিরোধিতা আমি করছি। তৈরি করার চেষ্টা করছে। बोनस एंड स्पेशल पैकेज फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सारे माननीय सदस्य इसका पालन करें, एक दूसरे के बारे में टोका टोकी न करें प्लीज। नो माननीय श्री नरेश बंसल, उपाध्यक्ष जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नरेश बंसल, नरेश बंसल, मैं उत्तराखंड से आता हूं, जो एक हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड आदरणीय अटल जी ने दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा उसे संवारने। आप हमको ये कहते हैं कि सभी लोग अपने रूल्स के मुताबिक बात करें, अपनी बात रखें, और एक कोई मेंबर कुछ बात कहता है उसको इंटरप्ट करना, और उसको बार बार, एक बार नहीं, बार बार हर एक वक्त कोई व्यक्ति उधर से उठता है, अपनी बात रखता है, तो हर वक्त एक माननीय सदस्य उठ के वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं हाउस को। मेरा आप सभी सदस्यों से, उनको ऐसा, आप माननीय एलओपी का अच्छा सुझाव है, आप सभी सदस्य कीजिए उनको पालन करें। यू एक्सपेल माननीय श्री नरेश बंसल, डिमांड फॉर ग्रीन बोनस एंड स्पेशल पैकेज फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सारे माननीय सदस्य इसका पालन करें, एक दूसरे के बारे में टोका टोकी न करें प्लीज। नो माननीय श्री नरेश बंसल, उपाध्यक्ष जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नरेश बंसल, नरेश बंसल, मैं उत्तराखंड से आता हूं, जो एक हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड आदरणीय अटल जी ने दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा उसे संवारने का काम निरंतर जारी है। मोदी जी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, बागवानी हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, और हर क्षेत्र में पूरे सहयोग के साथ 4 धाम पुनर्निर्माण हो, ऑल वेदर रोड हो, एयर कनेक्टिविटी रोड, रेल कनेक्ट। तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात पर आपत्ति थी कि जब विपक्ष के सांसद बोलने लगते हैं तो सत्ता पक्ष के सांसद टोका टोकी करते हैं, और उनका जाहिर सी बात है कि ये भी आरोप था कि उनको रोकने की कोशिश आसन की ओर से नहीं होती है। बहरहाल वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हमने देखा, और अभी वहां पर दोनों जगह पर प्रश्नकाल चल रहा है। लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है मणिकम टैगोर ने। इस मामले पर जो राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जो चक्रव्यूह का भाषण उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान दिया था, उस बजट के भाषण से उसमें जो चक्रव्यूह और पद्मव्यूह का उन्होंने जिक्र किया, उसने सरकार को काफी परेशान किया है, जिस वजह से अब सरकार जांच एजेंसियों का सहारा लेना चाहती है, जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाना चाहती है। ये बात कही है, यह आरोप लगाया है खुद राहुल गांधी ने।
देर रात ये ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह जानकारी उन्हें ईडी के सोर्सेस के जरिए ही मिली है। राहुल गांधी का एक ट्वीट हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि किस कदर उनको उनके पीछे अब जांच एजेंसियों को लगाने की तैयारी हो रही है। जांच एजेंसियां खुद से उनको यह बात बता रही हैं। तो राहुल गांधी ने देर रात यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात को लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी लिख रहे हैं कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। डायरेक्टर ईडी मेरे लिए चाय और बिस्किट। अब इसमें हम एक चीज इसको हम बता चुके हैं कि ईडी के सोर्सेस से ही उनको ये जानकारी मिल रही है। अमलेंदु जी, ये 2 in 1 से क्या आशय है राहुल गांधी का? देखिए, 2 in 1 जो है ये असल में A1 A2 उन्होंने इस्तेमाल किया था जब उनको रोका गया कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं लेंगे। तो अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेंगे जब आसंदी की तरफ से कहा गया तो राहुल गांधी का अच्छा A1 A2 तो कह सकता हूँ, A1 A2 तो कह सकता हूँ। तो A1 A2 को जो कहा तो 2 in 1 जो है वो 2 in 1 का मतलब उनका नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है कि A1 A2 के जो ये काम करने वाले हैं 2 in 1 यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनको मेरी बात पसंद नहीं आई है। तो अब ये कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से। ये राहुल गांधी का 2 in 1 का ये मतलब है। तो उस भाषण को जिसमें उन्होंने कहा था, हम उसको कोशिश करेंगे उसको भी सुनाएं कि अपने जो बजट भाषण में जब वो चक्रव्यूह और पद्मव्यूह का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 6 लोग जो है उस सरकार को, पूरी व्यवस्था को, पूरे तंत्र को चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था को, देश की व्यवस्था को, राजनीति की व्यवस्था को। और इसमें पूरा उस चक्रव्यूह में पूरा देश जो है वो घिरा हुआ है और उसको चलाने वाले, संचालित करने वाले महज कुछ लोग हैं, 6 लोग हैं। और उनमें भी उन्होंने खास तौर पर कुछ लोगों का नाम लिया, जैसा कि वो बार बार कॉरपोरेट के हित में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं सरकार पर। बजट में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से कॉरपोरेट के हित में काम कर रही है सरकार, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। आम लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। न तो इसमें महंगाई को कम करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है, न रोजगार और सृजित करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। तो इसे लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार राहुल गांधी की ओर से, उनका यह कहना है कि उसी वजह से अब उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को लगाया जा रहा है। एक बार सुनते हैं उस भाषण को, क्या कहा राहुल गांधी ने, जो जहां पर ये 2 in 1 का जो जिक्र अभी अमलेंदु जी कह रहे थे वो कहां से आया है। बोगस बोगस हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 and A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. तो ये बात उन्होंने कही कि किस तरह से उनका नाम लेने पर ये परेशानी होती है और सत्ता पक्ष के नेताओं को डिफेंड करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, बचाव करने के लिए ऊपर से निर्देश आते हैं। जाहिर सी बात है कि ऊपर से निर्देश का तात्पर्य यही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से निर्देश आते होंगे और वहीं से निर्देश आने का आरोप लगा रहे हैं कि उस वजह से अब ईडी उनके पीछे लगी हुई है, ईडी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है उनके खिलाफ और इस बात की जानकारी उनको ईडी के सोर्सेस से ही मिल रही है। यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर चर्चा के लिए
काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है मणिकम टैगोर ने लोकसभा में, और इसको लेकर के इस नोटिस को स्वीकार करते हैं कि नहीं, थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा जब प्रश्नकाल समाप्त होगा। लेकिन लगता नहीं है कि इस नोटिस को स्वीकार करेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि जिसके खिलाफ ये आरोप लग रहा है वो सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी से ही नहीं बल्कि ये विपक्ष के तमाम नेताओं से जुड़ा मुद्दा है। अगर इस पर चर्चा होगी तो इस पर बहुत सारी बातें आएंगी, वो आरोप भी आएंगे जिसमें जो इस जांच एजेंसियों के गिरफ्त में आए लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष के बड़े नेताओं का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। जिस तरह से हमने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, उसके अलावा दूसरे नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, और विपक्ष पूरी तरह से इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर है, न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि इनकी चर्चा और इनको लेकर के अब सदन के बाहर भी लगातार हो रही है। तो ये अब सरकार को संसद के भीतर ही नहीं अमलेंदु जी बल्कि बाहर भी घेरने की पूरी प्लानिंग है, और ये मौका सरकार खुद ही दे रही है एक के बाद एक। ये सरकार खुद ही मौका दे रही है। और समीर जी आप ये देखिए कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उससे भी सरकार ये घबराई हुई है। लोकप्रियता ये समीर जी, कल राहुल गांधी जब वायनाड गए तो राहुल गांधी जब एक कैंप में जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया कि राहुल हमें बचाओ, और राहुल गांधी ने वो आवाज़ सुनी, राहुल गांधी रुक गए। फिर उस व्यक्ति के पास जाके खड़े हुए, उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके गांव के 84 लोग जो हैं वो इस दुर्घटना में मारे गए हैं, हम उस जगह अब जाना नहीं चाहते, हमको किसी और जगह विस्थापित किया जाए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, राहुल गांधी ना केरल में सरकार में हैं ना केंद्र में सरकार में हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आपदा का मारा हुआ है वो हमें बचाओ की बात किससे कह रहा है? राहुल गांधी से कह रहा है। राहुल गांधी से कहता है कि हमें बचाओ, तो राहुल गांधी उसकी पूरी बात सुनते हैं। उसके बाद फिर उस व्यक्ति का जो था वो टीवी कैमरे सब साथ में थे न्यूज़ चैनल्स के, वो लाइव उसका प्रसारण हो गया। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति कह रहा है कि उसे कई लोगों के फ़ोन आए कि तुम राहुल गांधी से बात कर रहे थे, हमने तुमको टीवी पे देखा, और राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी ने उसको सांत्वना दी, राहुल गांधी ने कहा कि हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति जो है मतलब दुर्घटना के समय, ऐसे जब संकट के समय है, उसको याद क्या आ रहा है कि उसे किससे मदद मांगनी है? राहुल गांधी से। वहाँ के मुख्यमंत्री भी कल वायनाड में थे, उन मुख्यमंत्री से नहीं कह रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री इसके गुहार नहीं लगाई जा रही है। कहा किससे जा रहा है कि हमें बचाओ? राहुल गांधी से। तो यानी राहुल गांधी को अब जनता किस तरीके से देख रही है, तो ये प्रधानमंत्री की चिंता का विषय हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में है और जनता की बातों को जिस तरीके से कर रहे हैं, तो जनता अब राहुल गांधी में अपनी आस देख रही है। और राहुल गांधी में अगर जनता अपनी कोई आस देख रही है तो ये प्रधानमंत्री के लिए चिंता का निश्चित तौर पर विषय है। और इसीलिए राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाली बात उठाई और 2 in 1 की जो बात बैठाई, A1 A2 की जो बात बैठाई, उससे लगता है कि सरकार घबरा गई है। और फिर जो उसने करने की तैयारी करी ईडी के जरिए, वो ईडी ने ही खुद लीक कर दी राहुल गांधी को। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां राहुल गांधी गए और जनता जो है उनमें एक संभावना देख रही है, उम्मीद देख रही है, मदद की एक उम्मीद देख रही है, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। खास तौर से जिस तरह से पिछले 10 साल से ये नैरेटिव गढ़ा गया कि कोई विकल्प ही नहीं है, और अब तमाम विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के भीतर से ही निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय, या उनके लिए चिंता का विषय तो है ही, चिंतन तो क्या चिंता का विषय है, जो उनकी चिंता लगातार दिखाई पड़ रही है, जाहिर हो रही है। पहले ही भाषण में जिस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर से मुझे लगता है कि राहुल गांधी का वो पहला ही भाषण था जिसमें खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी चिंता दिखाई पड़ रही थी। प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा उसमें उनकी चिंता दिखाई पड़ रही थी। और बजट भाषण में जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला है, जिस तरह से विपक्ष ने बजट को लेकर के प्रतिक्रिया दी है, हमलावर हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर के लग रहा है कि सरकार और सरकार में बैठे लोग और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री
सहज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और ये आरोप जो राहुल गांधी अब लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जा रहा है कि शायद इस वजह से उनकी आवाज दब जाए, तो उसका तो राहुल गांधी ने खुद ही स्वागत किया है कि आप आइए, हम उसके लिए तैयार हैं, आप जो भी हमसे सवाल करिए। चाय बिस्किट मेरी तरफ से। कोशिश करेंगे कि एक बार उस ट्वीट को हम, जो राहुल गांधी ने देर रात लगभग 2 बजे रात उन्होंने ये ट्वीट किया है और बताया है कि ये जानकारी हमको ईडी के सोर्सेज से मिली है। ईडी के सोर्सेज उनको रात में ये जानकारी दे रहे हैं और उस रात में ही राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आता है। जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, डायरेक्टर ईडी, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। तो ये जो उसका स्वागत कर रहे हैं कि ठीक है, हमको सूचना मिली है, तैयारी हो रही है, लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप बनाइए योजना और भेजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी को। और बिल्कुल समझिए, और जो हम लोगों ने एक भाषण और सुनवाया था, हालांकि वो पुराना भाषण था राहुल गांधी का, और उसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि 55 घंटे उनसे किस तरीके से इंटरोगेट किया ईडी ने, और फिर उन्होंने कहा कि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे बुलाने से आया हूँ, नहीं, बल्कि मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि कौन कौन जो है वो इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, ये देखने के लिए आया हूँ। तो यानी राहुल गांधी की तैयारियां पूरी हैं। राहुल गांधी ईडी का जो वार होगा उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कह रहे हैं कि चाय बिस्कुट मेरी तरफ से, यानी मैं बाहें फैला के स्वागत कर रहा हूँ, आइए आप मोदी जी के दूत जो हैं वो आइए, ईडी सीबीआई जो भी हैं, और मैं आपका बाहें फैला कर स्वागत कर रहा हूँ। यानी कि राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका लक्ष्य निर्धारित है, जातिगत जनगणना, उससे ध्यान नहीं भटकना है। ये वो कह चुके कि आप चाहे मुझे गाली दीजिए, चाहे मुझे ह्यूमिलेट कीजिए, चाहे आप मेरी इंसल्ट कीजिए, चाहे आप मुझको प्रताड़ित कीजिए, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है वो मैं लक्ष्य इस संसद से पास करा कर दिखाऊंगा, यानी जातिगत जनगणना वो इस सदन से पास करा कर दिखाएंगे। ये उनका लक्ष्य और सरकार इससे किसी भी तरीके से भागना चाहती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अर्जुन की तरह मछली नहीं बल्कि मछली की आंख देख रहा हूं, और हमारी निगाह में मछली की आंख जो है वो जातिगत जनगणना है। लोकसभा में उन्होंने उसी भाषण के दौरान ये बात कही थी जब अनुराग ठाकुर ने उन्हें उनकी जाति को लेकर के टिप्पणी की थी। उस भाषण को भी हम एक बार सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने अर्जुन की आंख का जिक्र करते हुए इसको अपना मुख्य लक्ष्य बताया था कि जाति जनगणना जो है वो हमारा मुख्य लक्ष्य है और इसको हम करवा करके रहेंगे। तो ये और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यही सारे भाषण हैं, चक्रव्यूह का जो भाषण है, बजट को लेकर के उन्होंने जो बातें कही, जिस तरह से सरकार को घेरा, उसी वजह से अब उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगाई जा रही हैं। तो सुनते हैं राहुल गांधी ने उस भाषण में अपने क्या कहा। माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठे। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम ले लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा
सर। राहुल गांधी प्लीज राहुल गांधी जी ये तय कर ली, ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ये जो जाति को लेकर के टिप्पणी की अनुराग ठाकुर ने, उसको लेकर के विपक्ष ने पहले से ही घेर रखा है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को और अनुराग ठाकुर को। लगातार अनुराग ठाकुर से और पीएम मोदी से इस बात पर माफी मांगने की मांग हो रही है विपक्ष की तरफ से। प्रधानमंत्री से इसलिए माफी मांगने की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के इस भाषण को ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट किया, जबकि उस तमाम बातों को जो उन्होंने बोला था उसको लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने उन बातों को भी ट्वीट कर दिया जो कि एक अनुराग ठाकुर ने कहा था, जिसको लोकसभा में हटाया गया कार्यवाही से। इसको लेकर के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस सांसद की तरफ से, और विपक्ष जो है लगातार इस पर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की बात कर रहा है। और राज्यसभा का रुख एक बार करते हैं, जहां पर आरजेडी के सांसद मनोज झा कुछ कह रहे हैं। चलते हैं राज्यसभा। Okay. Sir, I hope it doesn't. Sir, you were rightly mentioned, sir, this is related to the question, but we are concerned about the journalist welfare. Journalist welfare schemes are also there, sir. For if any journalist they are going to met in an accident, our PIB is supported for them for the medical aid. If the journalists are unfortunately they lost them life, we are assisting some assistance also giving. During pandemic time also we more than 100 journalists we supported, sir. Yes, you are right, because media is fourth pillar of democracy, and by media I mean a media that is well informed, believes on sanctified platforms, and it is a necessary asset of democracy. Question number 122, Shri Manas Ranjan Mangaraj. Honorable Minister. Of the House, sir. Supplementary number 3, Shri Sujit Kumar. Though we have a code of ethics for OTT 2021 in our country, which mandates that OTT platforms will undertake adequate safeguards for restricting age-appropriate content. But, sir, I would like to know from the government, apart from तो राज्यसभा की कार्यवाही हम देख रहे थे, और इस बीच में वायनाड में एक बड़े हादसे हो रहे हैं। 4 लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर दूसरे दिन, कल भी गए थे, आज फिर वो उन इलाकों का जो घटना स्थल है जहां पर ये लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं वहां का दौरा कर रहे हैं आज दूसरे दिन। और इस बीच में जो सरकार को लेकर, सरकार ने जिस तरह से वहां की राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, उसको लेकर के भी विपक्ष काफी हमलावर रहा। आलोचना हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से उस मुद्दे को उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, विपक्ष का आरोप है, उसको लेकर के विपक्ष ने उनकी आलोचना की है। दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड का दौरा है, वो हम विजुअल्स कुछ देख रहे हैं, जहां पर वो घटना स्थल जो प्रभावित जगह है वहां लोगों से कल उन्होंने मुलाकात की थी, आज फिर दूसरे दिन वहां निकल रहे हैं। इसे लेकर के भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो बयान दिया, उससे विपक्ष खासा नाराज है। हालांकि वहां सरकार जो है वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की है, एलडीएफ की सरकार है, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, वहां सरकार में वो शामिल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहे। इस
बार भी उन्होंने वायनाड से चुनाव जीता लोकसभा का, लेकिन इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। तो दोनों नेताओं का 2 दिन से वायनाड का दौरा है, जहां पर बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमलेंदु जी, इस मुद्दे पर भी जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, विपक्ष ने उसकी काफी आलोचना की है और उसको यह कहना है कि ऐसे मामलों में, कम से कम ऐसी घटनाओं पर जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, कम से कम इस मौके पर राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन समीर जी, जिनका मूल मंत्र ही आपदा में अवसर हो, तो वो तो हर आपदा में अवसर देखेंगे, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव निर्मित आपदा हो। तो प्राकृतिक आपदा में भी जिस तरीके से अवसर, राजनीतिक अवसर खोजने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह ने की, उसका पूरे विपक्ष ने संयुक्त रूप से काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है। शशि थरूर जो कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, कल उनका वक्तव्य हम लोगों ने सुनवाया भी था। उनका कहना है कि भाई आपने कोई सूचना दी थी, केंद्र सरकार कह रही है हमने सूचना दी कि वहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, मौसम खराब है। राज्य सरकार कह रही है हमको इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली, और जो सूचना मिली भी जो आपने भेजी वो तब मिली जब वो लैंडस्लाइड हो चुका था, तब मिली। तो उनका कहना था कि ये हम बाद में भी बहस कर सकते हैं किसने सूचना दी थी, किसने सूचना नहीं दी। फौरी बात जो है वो ये है कि वहाँ लोगों को राहत मिले, राहत कार्य चले, और जो लोग बेघर हो गए हैं, जो इसमें पीड़ित हैं, उनको सहायता पहुंचे। तो इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ताकि कोई भी सांसद अपने MP फंड से 1 करोड़ रुपया उसमें दे सकता है। तो यानी वहां के लोगों की कुछ मदद हो सकती है उस MP फंड से, और पूरे देश भर के सांसद उसमें दे सकते हैं। अभी तक वो नहीं किया गया है, जबकि 3 दिन इस घटना के हो चुके हैं समीर। तो ये जो जिस तरीके से आपदा में अवसर खोजने की प्रवृत्ति जो सरकार की है, उसी के तहत अमित शाह ने जो बयान दिया उसकी काफी ज्यादा निंदा हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये सरकार आपदा के समय में भी तुच्छ राजनीति करती है, और इसे जो है हर आपदा जो है एक अवसर की तरीके से दिखाई पड़ती है। और ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से कल के ये विजुअल्स हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ घटना स्थल पर गए हैं, चूंकि वो एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। 300 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। वहां पर अभी भी बारिश लगातार हो रही है और लैंडस्लाइड्स की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि अभी भी हो सकती है। उसको जो अभी ये कह रहे थे आपकी इस तरह की जो आम जनता जब परेशान होती है या उनके कोई चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे कोई उनके साथ घटना हो रही है, तुरंत जो पहुंच जाने की एक इनकी अपनी प्रकृति है, वो ये पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि उन चीज़ों का जो कनेक्ट है राहुल गांधी का वो बहुत तेजी से लोगों के साथ बढ़ रहा है। चाहे वो हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था या उसके पहले भी जिस तरह से देख रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि क्या दिल्ली से कोई और नेता इस तरह से या कोई और जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तो वहाँ लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से इस तरह से जा करके और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो आम जनता है उसके प्रति एक सद्भावना या एक कनेक्ट, एक जुड़ाव राहुल गांधी का ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लगातार बढ़ता नहीं जा रहा बल्कि लगातार बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है समीर जी। और हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में भी राहुल गांधी किस तरीके से सड़कों पे जो मजदूर थे उनसे मिले, फिर उनको पहुंचाने की व्यवस्था भी की। उत्तर प्रदेश में जो फंसे हुए थे उसके लिए 1000 बसें लगाई गई, यूपी सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। मुकदमे कायम हो गए प्रियंका गांधी के निजी सचिव के ऊपर और कांग्रेस अध्यक्ष जो उस समय के थे अजय कुमार लल्लू, उनके ऊपर सरकार ने मुकदमे कायम कर दिए। बसों को अनुमति नहीं दी, यानी जो यात्री जा रहे थे पैदल उनको पैदल ही जाने दिया गया और बसों की अनुमति नहीं दी गई। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो मदद कर रहे थे उसको भी रोका गया। फिर हमने देखा कि कोरोना काल में ही जो हादसे की घटना हुई थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों निकले और किस तरीके से उनके साथ फिर पुलिस से बदसलूकी करवाई गई, लेकिन वो अपने काम पे डटे रहे। मणिपुर की तस्वीरें पिछले दिनों हम लोगों ने किस तरह से लोग वहां पे किस उम्मीदों से राहुल गांधी को देख रहे थे और इनसे मिल रहे थे। मणिपुर गए, वो मणिपुर
असम में भी गए, असम में भी जो मणिपुर के लोग रह रहे थे जो वहाँ गए, अब बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए, असम के में वहाँ गए और हमने देखा कि वो असम का ही एक वो था कैंप जहाँ मणिपुर के पीड़ित रह रहे हैं, किस तरीके से महिला आकर के लिपट जाती है, बुरी तरीके से रोती हुई दिखाई पड़ती है। तो राहुल गांधी तो लगातार जनता के बीच में हो, जनता की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले टिप्पणी की थी कि राहुल में लोग अब कोई आस देख रहे हैं, उनको लगता है कि शायद ये व्यक्ति इस देश की समस्याओं का कुछ हल कर सकता है। अब वो आने वाला समय बताएगा कितनी समस्याएं हल होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन राहुल गांधी में एक आस लोगों की अब जग रही है। क्योंकि अब लोग संकट की घड़ी में भी कह रहे हैं कि हमें बचाओ, तो राहुल से कह रहे हैं। तो ये जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है समीर जी, तो इसी परिवर्तन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक रही है। वो लैंडस्लाइड भले ही केरल में हुआ, लेकिन जमीन जो खिसकी है ये बीजेपी के पैरों के नीचे से खिसकी है, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है। लैंडस्लाइड जरूर केरल में हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपदा में अवसर खोजने की कोशिश अमित शाह ने की और जिस तरीके से चक्रव्यूह के दबाव बाहर निकलने की कोशिश अनुराग ठाकुर के जरिए नरेंद्र मोदी ने करवाई, उसमें हुआ उल्टा कि जमीन जो है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नीचे से खिसक गई है। तो ये बीजेपी का चिंता का विषय होता जा रहा है और इसीलिए हमको देखने में आ रहा है कि बीजेपी अब लगातार जो है वो रणनीतिक गलतियां कर रही है। बिल्कुल लगातार वो अभी से पिछले 10-5 दिन के भीतर जो देख रहे हैं कि एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं। उन्हीं के बीच में भी कि राहुल गांधी जब वायनाड के इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में है, इस इलाके में है, केरल के वायनाड में, उसी दौरान उनको ये पता चल रहा है कि अब ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ईडी के सूत्रों ने उनको ये जानकारी दी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के संसद में भी इस पर हंगामा होने के आसार हैं, गतिरोध के आसार हैं। इस पर काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है मणिकम टैगोर ने और इस पर चर्चा कराने की मांग की है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं। परेशान इसलिए विपक्ष का आरोप है कि इन मामलों में जो भी इन एजेंसियों ने तमाम नेताओं के खिलाफ दायर किए हैं उनमें किसी में भी अभी किसी को सजा नहीं हुई है, चार्जशीट नहीं हुई है। ऐसे कोई पुख्ता आरोप कोर्ट को नहीं दिखाई पड़े हैं कि वो इन मामलों में इन जिनके खिलाफ भी ये मामले दर्ज किए गए हैं उनको वो कोई सजा सुना पाए। लगातार जमानत मिल रही है और केस को आगे बढ़ाए रखने की, लिंगर ऑन किए रखने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में किसी को भी सजा नहीं हो पाई है। तो इन सब चीजों को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है वो सरकार के लिए एक बड़ी एक विकट स्थिति बनती जा रही है कि कैसे उसका जवाब दे। और इन्हीं के बीच में वो सोच रही है कि कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, लेकिन वो सारे मुद्दे उसी के गले की फांस बनते जा रहे हैं एक के बाद एक। इस पर संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी बयान आ गया है समीर जी। और उनका कहना है संजय राउत का कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यह साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले महीने में हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से लिलवा दिया है उससे उनकी नींद उड़ गई है। ये बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी से भी आगे जाकर संजय राउत लगा रहे हैं कि विदेशी धरती पर साजिश रची जा रही है। यह कहना है संजय राउत का। हम लोगों के पास संजय राउत क्या ये बाइट भी होगी, हम चाहेंगे अपनी टीम से कि उसको सुनवा सकते हैं सुनवा दें। तो संजय राउत का कहना साफ साफ है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विदेशी जमीन से रची जा रही है और हम पे हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीने में हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से हमला लिया है उससे उनकी नींद उड़ गई है। ये कहना है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत, अगर वो संजय राउत का वो बयान हम इस दिखा सके। कहा है राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं।
तो बड़ा आरोप संजय राउत लगा रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, विदेशी भूमि से हो रही है और विपक्षी नेताओं को घेरने की ही नहीं, जांच एजेंसियों की कार्रवाई करने की ही कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि ये हमले की भी कोशिश हो रही है। अब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर संजय राउत लगा रहे हैं आगे हम देखेंगे इसको, लेकिन ये आरोप बहुत बड़ा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के सूत्रों से उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, देर रात राहुल गांधी ने ये जानकारी दी। इसको लेकर के निश्चित तौर पर अब विपक्ष के अंदर एक सरकार के खिलाफ जो हमला है, जो वाक युद्ध है, और संसद में जिस तरह से वो इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में है, उससे अब सरकार की मुसीबत और बढ़ने वाली है। संजय राउत का यह बयान अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर है अमलेंदु जी, कि ये विदेशी जमीन से और हमले भी हो सकते हैं। आखिर ये कौन ऐसा कर सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल। अब समीर जी, चूंकि संजय राउत ने बात कह दी है तो अब इसके पीछे के जो सीक्वेंस है वो सब देखने की कोशिश किया सकते हैं। इजराइल से बहुत निकटता यहाँ समझी जाती है बहुत से लोगों की, और संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी धरती से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। विदेशी धरती से कौन षड्यंत्र रच सकता है? ईरान में भी जो हुआ, क्या उस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ हो सकती हैं? ये बहुत सारे, अब ये तो संजय राउत ही बता सकते हैं कि ये उनको सूचनाएं कहाँ से हैं कि विदेशी धरती से रची जा रही है। राहुल गांधी ने बता दिया कि उनको ईडी के सोर्सेज से मालूम पड़ा है, उनके सोर्सेज जो ईडी में, कि वो ईडी से कार्रवाई कराई जा रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि विदेशी धरती से साजिश रची जा रही है। ये बड़ा गंभीर मसला है, और किसी भी हमला भी हो सकता है विपक्षी नेताओं पर, और सारे वो लोग निशाने पे हैं जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो समीर जी एक गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि इस पर हो सकता है शायद सदन के अंदर भी इस पर कुछ चर्चा हो और इस पर कुछ बहस मुबाहिसा हमको देखने को मिले, लेकिन जो संजय राउत आरोप लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है, और इस पर विपक्ष को जो है वो मुझे लगता है कि रणनीति बनाकर इस सरकार से सवाल करने चाहिए और सरकार को विवश किया जाना चाहिए कि वो आखिर षड्यंत्र हो कहाँ रहे हैं, ये चीज़ें सामने खुलकर, और इसकी जांच होनी चाहिए। जाहिर तौर पर ये जांच की भी मांग होगी कि ये कहां से, कैसे, कौन षड्यंत्र रच रहा है, किस लिए रच रहा है, क्यों रच रहा है, क्योंकि आवाज उठाने के लिए जांच एजेंसियों की बात अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो और उस षड्यंत्र में यह भी शामिल हो कि किसी पर हमला भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है, यह संजय राउत का बहुत ही गंभीर आरोप है। देखना है कि सरकार का इस पर क्या जवाब आता है, सरकार क्या कहती है। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार हैं, और संसद के भीतर भी संजय राउत के इस बयान की, इस आरोप की गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी हमें। और राहुल गांधी का जो ये मुद्दा है, इस पर तो काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया ही है मणिकम टैगोर ने, लेकिन अब संजय राउत के बयान ने उसको और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब राहुल गांधी ने ये सीधे तौर पर आज देर रात उन्होंने ये ट्वीट किया कि ईडी, उनको ये पता चला है कि जो उनका चक्रव्यूह का भाषण था उसको लेकर के ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है, योजना बना रही है, और इस बात की जानकारी उनको ईडी ने ही दी है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही सूत्रों ने दी है। ईडी ने नहीं दी है, उसके सूत्रों ने दी है, वहां बैठे हुए लोगों ने दी है। तो अब ये सरकार के लिए एक और गंभीर, अस्थिर सरकार और अल्पमत की सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सूचना है, ये उसको अलर्ट करने वाली, उसको आगाह करने वाली ये खबर है कि ईडी के सोर्सेस से अब खबरें निकल करके, सूचनाएं निकल करके उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके खिलाफ सरकार ईडी को कार्रवाई करने के लिए कह रही है। तो आगे इस पर क्या होता है, और लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। देखते रहिए आप डीबी लाइव को, हमारे जो नियमित कार्यक्रम है उन्हें भी आप सुनते रहिए। 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नजर और नजरिया, और 7 बजे न्यूज पॉइंट। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।